हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिक्स्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड, 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे पार्ट 2। पार्ट 1 आपका फिफ्थ सेमेस्टर में डिसिप्लिन कोर्स में था। सिक्स सेमेस्टर में आपको इसी बुक का सेकेंड पार्ट को स्टडी करना है। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 1 को, जो कि है आपका शीत युद्ध के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि शीत युद्ध के बारे में, उसके कारण आपसे पूछे जा सकते हैं आपके सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। आपका यूनिट 1 का चैप्टर 1 है। यूनिट 1 में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। ये चैप्टर 1 है जिसका नाम है शीत युद्ध। इस चैप्टर में हम ये जो पॉइंट्स हैं इनको कवर करेंगे, जैसे कि शीत युद्ध का वर्णन, शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के 7 चरण, शीत युद्ध की समाप्ति किस प्रकार हुई और अंत में शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला आपका पॉइंट। अब बात करें हम शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध का वर्णन अगर मैं आपको बताऊं तो शीत युद्ध 2 महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में मित्र शक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी, इटली, जापान की शक्तियों को द्वितीय विश्व युद्ध में हराया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप कह सकते हैं 2 ग्रुप्स के बीच में हुआ था। पहले ग्रुप में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे। दूसरे ग्रुप में था जर्मनी, इटली, जापान। तो अमेरिका वाले ग्रुप ने जर्मनी, इटली, जापान का जो ग्रुप था उसको हराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत। इस युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ उभरकर सामने आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का प्रयोग किया, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 महाशक्तियां, पहली अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ उभरकर सामने आई। पूरे विश्व ने इन 2 महाशक्तियों को पहचाना। पश्चिमी क्षेत्र का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और पूर्वी क्षेत्र का नेतृत्व सोवियत संघ द्वारा किया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये वाला आप कह सकते हैं अमेरिका के अंतर्गत आता था। यहाँ पे ये जो हिस्सा है या फिर ये सब, ये अमेरिका के अंतर्गत आता था। वहीं जो ये वाला पार्ट है रेड कलर में, ये सोवियत संघ के अंतर्गत आता था। तो जो पश्चिमी था, जो वेस्ट की साइड था, वो था अमेरिका की तरफ, ठीक है। और ये पश्चिमी और जो पूर्वी था वो आता था सोवियत संघ के अंतर्गत। शीत युद्ध सभी युद्धों से अलग था क्योंकि यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें 2 विचारधाराओं का संघर्ष हो रहा था। अब इस पॉइंट का क्या मतलब? इसका मतलब है कि शीत युद्ध में कोई, आप देख सकते हैं, आप शीत युद्ध के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि शीत युद्ध में कभी भी कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसमें लोगों को जान मान की हानि हुई हो बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है। बेसिकली जो युद्ध होते हैं, जो वॉर्स होती हैं, उनमें 2 देश लड़ते हैं, जंग में जाते हैं और हानि होती है, परंतु शीत युद्ध में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे 2 विचारधाराएं का क्या था? संघर्ष था। अमेरिका की जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी, उदारवादी, लोकतांत्रिक विचारधारा। सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा को लेकर चलता था। तो ये पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के बीच में जो संघर्ष चला, ये पूरा का पूरा शीत युद्ध के दौरान हुआ था। अमेरिका और उसके साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस उदारवादी लोकतंत्र की विचारधारा से प्रेरित थे। तो अमेरिका और उसके साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस उदारवादी लोकतंत्र विचारधारा को आप कह सकते हो मानते थे, और सोवियत संघ साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा से। किसकी विचारधारा सबसे उत्तम है? शीत युद्ध का महत्वपूर्ण कारण ये रहा, ठीक है। दोनों के दोनों आप कह सकते हैं देश या दोनों महाशक्तियाँ अपनी विचारधारा को सर्वोत्तम बनाने के लिए और पूरे विश्व में अपनी विचारधारा का वर्चस्व दिखाने के लिए क्या कर रही थी? काम कर रही थी। आगे बढ़े। फिर नाटो और वर्सा पैक्ट आते हैं। नाटो और वर्सा पैक्ट 2 संघ हुए थे जो शीत युद्ध के दौरान बने थे, ठीक है। नाटो और वर्सा पैक्ट 2 आप कह सकते हैं सुरक्षा संगठन या फिर सैन्य संगठन बनाए गए थे। कब? शीत युद्ध के दौरान। नाटो अमेरिका की तरफ से बनाया गया था और ये सोवियत संघ की तरफ से बनाया गया था वर्सा पैक्ट। नाटो का पूरा मतलब है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथियों द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो नाटो को
संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथियों द्वारा बनाया गया था। वहीं यह एक सुरक्षा संगठन था जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये एक सुरक्षा संगठन था, मतलब कि इस संगठन में जो भी देश शामिल होगा, एक प्रकार से ये संगठन के सभी देश मिलकर एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेनली तो अमेरिका की रक्षा के लिए बनाया गया था, परंतु जो भी देश इसमें शामिल हुए, इसके सदस्य बने, उन सब की सुरक्षा का काम इस ग्रुप का था। वर्सा पैक्ट सोवियत संघ, वर्सा पैक्ट संयुक्त सोवियत साम्राज्य समाजवादी गणतंत्र और उसके साथियों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो वर्सा पैक्ट किसके द्वारा बनाया गया था? यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया था, मतलब सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था और उनके साथी भी इसमें शामिल थे। इसका उद्देश्य उत्तर यूरोप में एक संरक्षित क्षेत्र बनाना था जो सोवियत संघ के स्थानांतरणों से बचना था। ठीक है, तो इस जो संगठन बनाया गया, इसका मेन काम क्या था कि यूरोप के उत्तरी भाग में एक ऐसा हिस्सा बनाया जाए या फिर सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाए जहाँ पे जो सोवियत संघ के लोग हैं वो वहाँ पे भी अपनी वो क्या कर सकते हैं, सेफ से रह सकते हैं। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध आरंभ हुआ तो यूरोप को दो हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, जो हिस्सा सोवियत संघ के आसपास का था वो हिस्सा सोवियत संघ के अंतर्गत आ गया एक तरह से, कि सोवियत संघ कहता था कि ये हिस्सा हमारा है, परंतु वही हिस्सा जो अमेरिका की साइड का था, ठीक है, जो अमेरिका की साइड की तरफ था, वो हिस्सा अमेरिका के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, तो जो यूरोप था वो क्या बन गया था? शीत युद्ध का गढ़ बन गया था। फिर दोनों ही संघ अपने सदस्यों को सैन्य सहायता और रक्षा के लिए संगठित थे। जो भी संघ थे अपने, जो उसके जो सदस्य देश हैं या फिर आप कह सकते हैं जो भी सदस्य देश हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, अब उनकी सुरक्षा का काम किसका था? संगठन का था। जैसे कि अगर नाटो में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस अगर इसके सदस्य हैं तो नाटो क्या करेगा? इन सभी देशों की रक्षा का काम करेगा, सैन्य शक्ति देना, ठीक है, धन, जो भी चीज़ें हैं वो उसको प्रोवाइड करवाना। शीत युद्ध के दौरान दोनों संघों के बीच गहरी विरोधता थी और ये दोनों ही देशों के साथ अन्य देशों के बीच उपमुखी युद्धों का संचालन में भी सहायता करता था। तो शीत युद्ध के दौरान ये जो दोनों ग्रुप बनाए गए थे, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा विरोध था। ठीक है, दोनों एक दूसरे को आप कह सकते हैं विरोध की नज़रों से देखते थे। कभी भी ऐसा लगता था कि युद्ध हो सकता है, परंतु कोई ऐसा बड़ा युद्ध शीत युद्ध के दौरान हुआ ही नहीं। फिर शीत युद्ध के दौरान दोनों संघों के बीच विदेशी नीति और आर्थिक राजनीति में भेद था। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान दोनों जो संघ थे, ठीक है, आप कह सकते हैं नाटो और वर्सा पैक्ट, इनके बीच में क्या था? इनके बीच में विदेश नीति जो इनकी थी वो भी अलग थी। ठीक है, और इनकी जो आर्थिक या राजनीतिक नीति थी वो भी अलग थी, कोई भी मैच नहीं खाता था। दोनों संघों के बीच एक संघर्ष का उदाहरण कोरियाई युद्ध था जो 1950 से 53 तक चला। अब ये जो दो संघ हैं इनके बीच में अगर आप देखें कि कौन सा ऐसा उदाहरण देखने को सामने मिलता है तो वो है कोरियाई युद्ध, जो कि 1950 से 1953 के बीच में चला था। ये दर्शाता है कि ये कोरियाई युद्ध दर्शाता है कि नाटो और वार्सा पैक्ट और एक तरह से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कितनी ज़्यादा विरोध ही था, कितनी ज़्यादा खटास थी। आगे बढ़े। शीत युद्ध के अंतिम दशकों में दोनों संघों के बीच रिश्ते में सुधार हुआ था और वार्सा पैक्ट ने 1991 में अपना विघटन कर दिया था। अब क्या हुआ? जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, सोवियत संघ टूट गया, तो उसी के साथ साथ सोवियत संघ के अंत के साथ ही वार्सा पैक्ट जो कि सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था वो भी पूरी तरह से समाप्त हो गया, उसका भी विघटन हो गया। परंतु जब शीत युद्ध खत्म होने वाला था ना, तभी आप कह सकते हैं कि इन दोनों समूहों या फिर इन दोनों सुरक्षा संगठनों के बीच में जो रिश्ते थे वो सुधरने लगे थे। नाटो अभी भी अस्तित्व में है और आज भी उत्तर अमेरिका और यूरोप को सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। तो नाटो जो है, आपको पता ही है, नाटो वर्तमान में भी है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपने मेंबर्स की सुरक्षा के लिए अमेरिका और यूरोप के लिए काम कर रहा है। आगे बढ़े, शीत युद्ध के कारणों की बात करते हैं हम। पहला आता है बोल्शेविक क्रांति, जो कि 1917 में हुई थी, जिसको हम रूसी क्रांति भी कहते हैं। इसका आप मेन पॉइंट ये समझ सकते हैं कि रूसी क्रांति के बाद ही जो सोवियत संघ है उसका अस्तित्व सामने आया। एक सोवियत संघ नाम से एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया गया। अब इसको आगे देखें। शीत युद्ध का यह एक महत्वपूर्ण कारण थी। रूस में बोल्शेविक पार्टी द्वारा क्रांति
अधिकांश उठापटक सामाजिक आर्थिक समस्याओं से जुड़ी थी जो उनके द्वारा संचालित व्यवस्थाओं के विरोध में थी। अब देखिए कि अब मैं आपको सिंपल से बताऊं तो बोल्शेविक क्रांति से पहले रूस में जार का निरंकुश शासन था। तो जो वहाँ का शासक था उसको जार कहा जाता था, ठीक है। तो उसका एक निरंकुश शासन था, तो वो किसी भी व्यक्ति की नहीं सुनता था, वो अकेले शासन करना चाहता था। और दूसरा पॉइंट ये कि जितनी भी समस्याएं लोगों को देखनी पड़ रही थी उसका उनसे कोई मतलब नहीं था। तो बेसिकली जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने क्रांति करी ताकि आर्थिक सामाजिक जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो सके, इसके लिए। इसके अलावा उन्होंने सोवियत संघ की स्थापना के लिए भी प्रयास किया। अब बोल्शेविक क्रांति हुई, रूसी क्रांति जिसको कहते हैं, ठीक है। क्रांति के बाद जब क्रांति सफल हो गई, जार को शासन से हटा दिया गया, तब सोवियत संघ का निर्माण किया गया। यही रूसी क्रांति शीत युद्ध का एक कारण बनी, क्योंकि इससे सोवियत संघ की स्थापना हुई जो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और उसके बनाए गए संबंधों को चुनौती देने वाला एक बड़ी शक्ति बनकर सामने आई। अब देखिए कि महत्वपूर्ण कारण ये है क्योंकि शीत युद्ध के जब आरंभ हुआ तो सोवियत संघ एक महत्वपूर्ण महाशक्ति बनके सामने आया अमेरिका के सामने, ठीक है। अमेरिका ने जितने भी आप कह सकते हैं संगठन बनाए, जितने भी रिश्ते बनाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन सबको चुनौती देता था सोवियत संघ। फिर रूस के समर्थन में संपूर्ण यूरोप में साम्यवादी आंदोलन की उत्पत्ति हुई जो बाद में शीत युद्ध के दौरान दोनों पक्षों के बीच तनाव का कारण बनी, ठीक है। तो रूस के समर्थन से संपूर्ण यूरोप में साम्यवादी आंदोलन की उत्पत्ति हुई। अब रूस ने समर्थन किया यूरोप के कई देशों में ताकि वहाँ पे जो साम्यवादी आंदोलन है वो आरंभ हो सके। साम्यवादी आंदोलन से तात्पर्य है कि उन जिस देश में भी साम्यवादी आंदोलन होगा वहाँ पे साम्यवाद की व्यवस्था अपनाई जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका को इससे एक चीज़ तो पता चल गई थी कि जो सोवियत संघ है वो अपना विस्तार कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विचारधारा देशों में फैला रहा है। तो इसी के कारण क्या हुआ, दोनों पक्षों के बीच में तनाव बन गया। इस प्रकार बोल्शेविक क्रांति ने साम्राज्यवाद के विरोध में सामाजिक आर्थिक समस्याओं को उठाने के साथ ही शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में भी काम किया, ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति ने सामाजिक आर्थिक तो स्थिति ठीक करने के लिए काम करा ही, परंतु शीत युद्ध को आरंभ करने में भी बोल्शेविक क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बोल्शेविक क्रांति के फोटोज हैं। ये वाला जो फोटो है ना, सोल्जर ब्लॉकिंग नेरवा गेट ऑन ब्लडी संडे, खूनी रविवार के नाम से एक दिन जाना जाता है, ठीक है। उसको मैं आगे के चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा। तो वो जो है ना उसके लिए ये आप कह सकते हैं कि गेट को ब्लॉक किया गया था। फिर ये आप क्रांति देख सकते हैं और ये व्लादिमीर लेनिन है जिनके नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति की गई थी, व्लादिमीर लेनिन। अब आगे बढ़े, परमाणु बम एक क्यों कारण रहा है शीत युद्ध का, इसके बारे में बात करें तो परमाणु बम की खोज और विकास शीत युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि थी। पहले तो अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम का उपयोग करके जापान पर हमला कर दिया। अब देखिए परमाणु बम शीत युद्ध का एक आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कारण रहा है, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ उस समय अमेरिका ने जापान के दो देश हिरोशिमा नागासाकी पर दो बम, फैट मैन और लिटिल बॉय नाम के बम, परमाणु बम जिनको कहा जाता है, वो बम गिराए। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पता चल गया था पूरे विश्व को कि अमेरिका के पास परमाणु बम की शक्ति है। तो अब सोवियत संघ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उसने भी परमाणु बम की जो रेस है उसमें भाग लिया और परमाणु बम के लिए परमाणु बम बनाना आरंभ कर दिया, ठीक है। तो परमाणु बम की दौड़ में भी दोनों देश आ गए, सोवियत संघ और अमेरिका आ गए। ये एक महत्वपूर्ण कारण था। यह घटना दुनिया के समक्ष परमाणु बम की भयंकरता को साबित करती है, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे उनकी वजह से जितना विध्वंस हुआ वो जापान आप कह सकते हैं कि आज भी जापान उस चीज़ से परेशान है, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई। फिर इसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही अपनी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से अपने परमाणु बम की तकनीकों का विकास करने में लग गए। अब हर देश ने अपनी खुफिया एजेंसी होती है, तो उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के पास अपनी खुफिया एजेंसी थी जिनके द्वारा वो लोग परमाणु बम का निर्माण कर रहे थे। अच्छे से अच्छे और घातक से घातक परमाणु बम का निर्माण करवाया जा रहा था ताकि अगर भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन बम्स का प्रयोग किया जा सके। दोनों देश के बीच सतत तनाव
रहा, क्योंकि दोनों देशों को लगता था कि वे एक दूसरे से अधिक परमाणु बम शक्ति बनाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो दोनों देशों के बीच में तनाव बनता रहा, क्योंकि दोनों के अंदर इच्छा थी कि मेरा जो परमाणु बम है वो सामने वाले से अधिक विध्वंसक हो। इसीलिए परमाणु बम भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये लिटिल बॉय और फैट मैन की फोटो है और ये परमाणु बम का प्रयोग की फोटो है। तो इस प्रकार के बम गिराए गए थे। अब आगे बढ़े। जर्मनी और पूर्वी यूरोप क्यों रहा एक महत्वपूर्ण कारण शीत युद्ध का, इसको बात करें तो जर्मनी और पूर्वी यूरोप भी शीत युद्ध का एक मुख्य कारण था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी दक्षिण और पश्चिमी जर्मनी दक्षिण और पश्चिम यूरोप में एक लोकतांत्रिक देश बन गई, जबकि पूर्वी जर्मनी को सोवियत संघ द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। अब देखिए, अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि ये सोवियत संघ का हिस्सा है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये जर्मनी है। ठीक है, तो ये जो आप कह सकते हैं फेशियल कलर है ना, ये वाला हिस्सा सोवियत संघ के अंतर्गत चला गया था और ये वाला हिस्सा जर्मनी का जो वेस्ट साइड का था ये चला गया था अमेरिका के अंतर्गत। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत। तो जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। जो पश्चिमी जर्मनी था वो यूरोप के लोकतांत्रिक हिस्से में चला गया था और पूर्वी जो जर्मनी था वो सोवियत संघ के अंतर्गत आ गया था। जर्मनी के बांटने के बाद, जर्मनी का जो बंटवारा हुआ उसके बाद पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ ने अपना सत्ता का प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और सोवियत संघ के विस्तार का हिस्सा बन गया। अब देखिए क्या हुआ, जर्मनी के जब हिस्से बंटवारा हो गया तो सोवियत संघ ने जिस हिस्से में, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ना, इस हिस्से में सोवियत संघ ने अपना विस्तार करना चालू कर दिया। अधिक से अधिक देशों में अपनी विचारधाराओं को फैलाना, आगे बढ़ाना, ये वाला काम सोवियत संघ ने क्या चालू कर दिया। फिर इससे पश्चिमी देशों में असंतोष और चिंता बढ़ी, जहां समझ में आ रहा था कि सोवियत संघ अपने विस्तारवादी धार्मिक विचार को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब पश्चिम के जो देश थे ना, उनको पता चल गया था और उनके अंदर चिंता और असंतोष जग गया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब जो सोवियत संघ है वो अपनी विकास कर रहा है, अपने विस्तार कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा देशों में अपनी विचारधारा को फैला रहा है। जर्मनी और पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में सोवियत संघ द्वारा साम्यवादी सरकारों को स्थापित करने की कोशिश शीत युद्ध के एक महत्वपूर्ण कारण बनी। अब देखिए, जर्मनी और जो पूर्वी यूरोप के विभिन्न देश, जर्मनी और पूर्वी यूरोप के जो अलग अलग देश हैं, उनमें क्या हुआ, सोवियत संघ द्वारा साम्यवादी सरकार को स्थापित करना की कोशिश, मतलब सोवियत संघ की जो साम्यवादी गवर्नमेंट है उसको जर्मनी या फिर पूर्वी यूरोप के देशों में स्थापित करना, ताकि एक प्रकार से वो जो देश हैं वो सोवियत संघ के कठपुतली के रूप में काम कर सके। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कोशिश करना शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में दस्तावेजीय समूह के रूप में कुछ देशों को अपने अधीन कर लिया था और जो अमेरिका और उसके बाहरी बचाव संबंध व्यापक प्रयास का कारण बने। सबसे इससे संबंधित दो अहम समझौते के नाम पे पहला तांडव और तड़ाव और दूसरा याल्टा समझौता हुआ। दो प्रकार के समझौते हुए थे, क्योंकि जो सोवियत संघ है वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने अंतर्गत मिला रहा था यूरोप में। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, समझौते हुए, याल्टा समझौता और तड़ाव समझौता हुआ था। शीत युद्ध होने का अगला कारण है 1946 में चर्चिल ने सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना की थी। ठीक है, शीत युद्ध होने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है क्योंकि 1946 में अमेरिका के नेता एक चर्चिल ने क्या करा था, सोवियत संघ के साम्यवादी जो विचारधारा है उसकी आलोचना करी थी। उसने अमेरिका के फुल्टन नामक स्थान पर एंग्लो अमेरिकी गठबंधन को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें सोवियत संघ विरोधी भावना स्पष्ट तौर पर उभरकर सामने आई। अमेरिकन सीनेट ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का आक्रामक व विस्तारवादी बनाया गया। इससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये वो भाषण दिया जा रहा है फुल्टन चर्चिल के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ था, इन्होंने एक भाषण दिया था, अमेरिका द्वारा एक भाषण दिया गया, किसके खिलाफ, सोवियत संघ के खिलाफ, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि सोवियत संघ की जो नीति है, साम्यवादी विचारधारा जो है वो एक प्रकार से
विस्तारवादी विचारधारा भी है, मतलब कि सोवियत संघ का जो एरिया है वो अपने एरिया को छोड़कर और ज़्यादा देशों को अपने अंतर्गत मिलाना चाहता है, अपना विस्तार करना चाहता है। इस प्रकार से सोवियत संघ की जो विचारधारा है उसको बताया गया। तो जिसके कारण क्या हुआ, शीत युद्ध को और ज़्यादा बढ़ावा मिला। उसके बाद शीत युद्ध में सोवियत संघ ने ईरान और टर्की पर अपना कब्जा जमाया, जो इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण था। अब देखिए, ईरान और टर्की पर शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने अपना कब्जा जमा रखा था, मतलब कि अपने अंतर्गत कर रखा था। ईरान के अंतर्गत जो भी आप कह सकते हैं पदार्थ है वो शीत युद्ध सोवियत संघ वो पदार्थ ले रहा था, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स थे वहाँ के वो ले रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के साथ सोवियत संघ के बीच में तनाव बढ़ने लगा, जिससे दोनों देशों ने आपस में सत्ता की धमकी देना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी महाशक्ति बन गए थे, तो वो दोनों देश एक दूसरे को आप कह सकते हैं धमकियाँ देने लगे, भाषण के द्वारा हो गया या और किसी तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाना और अपने आप को सर्वोच्च बताना, ये काम चलने लगा। ईरान और टर्की सोवियत संघ के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक और रणनीति स्थान हैं और सोवियत संघ ने उनके ऊपर अपना कब्जा जमाने का प्रयास किया था। तो क्या हुआ, सोवियत संघ के लिए टर्की और जो ईरान है वो एक महत्वपूर्ण स्थान है, आप कह सकते हैं कि वो एक डेजर्ट एरिया में अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ के लिए क्या चाहिए, सोवियत संघ के लिए वो एक राजनीतिक और रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया। तो सोवियत संघ ने क्या करा, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। इससे संबंधित तनाव और उनके सामने खड़े होने वाले राजनीतिक और सुरक्षा समस्याएं शीत युद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण कारण रहे। अब क्या हुआ, जब सोवियत संघ ने टर्की और ईरान पर अपना कब्जा जमा लिया तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ को बोला जाने लगा कि उसको जो कब्जा जमाया उसे हटा लिया जाए, अपनी सेना को वहाँ से हटा लिया जाए। काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं काम किए गए लोगों द्वारा, ताकि सोवियत संघ ईरान और टर्की से अपना कब्जा हटा ले। अमेरिका भी नहीं चाहता था कि ईरान या टर्की पर सोवियत संघ का कब्जा हो, तो इसके लिए काम किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देश सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में तनाव और ज़्यादा बढ़ गए और शीत युद्ध आप कह सकते हैं कि काफ़ी आगे तक चला गया। फिर आता है शीत युद्ध के चरणों की बात करते हैं हम लोग। शीत युद्ध को 7 चरण में बांटा जाता है, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट शीत युद्ध के बारे में जानना है तो आप इन 7 चरणों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको टाइमलाइन के हिसाब से पता चल जाएगा। पहला चरण आता है, या प्रथम चरण 1947 से 1950 के दौर का था, जिसके अंतर्गत पहला काम हुआ ट्रूमैन का सिद्धांत शीत युद्ध का आरंभ था और ट्रूमैन की अवरोध की नीति इस बात पर आधारित थी कि सोवियत संघ को साम्यवाद के विस्तार करने से रोकना, ठीक है। तो ट्रूमैन के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिसको ट्रूमैन प्रिंसिपल या फिर ट्रूमैन सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। और ट्रूमैन की अवरोध की नीति, उनको एक अवरोध की नीति मतलब कि सोवियत संघ जो भी अपना विकास कर रहा है, अपना विस्तार कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके विस्तार को रोकना, लिमिट करना, ठीक है। अगर वो ज़्यादा विस्तार कर लेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो केवल एक ही महाशक्ति बचेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए ट्रूमैन ने अवरोध की नीति दी और बताया कि सोवियत संघ को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करने से रोका जाए। सेकेंड, ट्रूमैन का सिद्धांत मार्शल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत यूरोप की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका द्वारा दी गई वित्तीय सहायता और अन्य प्रकार की सहायता शामिल हुई। अब इस पॉइंट को समझिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप के भी कई देश शामिल थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, आप कह सकते हैं यूरोप के अधिकांश देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उन्होंने युद्ध में बहुत सारा पैसा, बहुत सारे लोग और साथ में अपना बहुत सारा आप कह सकते हैं तेल हो गया या औजार हो गए, ठीक है, पदार्थ हो गए, जो भी था उनके पास वो सारा उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज़ किया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो कुछ ही देश जो कि आप कह सकते हैं अच्छे स्तर पर बचे थे, बाकी सभी देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। तो ट्रूमैन की मार्शल योजना को लाया गया। मार्शल योजना के तहत क्या किया गया कि यूरोप के कई देशों को आर्थिक और जो भी सहायता उन्हें चाहिए थी, धन से रिलेटेड, किसी और चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, वो सहायता उन्हें प्रदान की गई, ताकि वो देश जिनको सहायता दी जा रही है वो अमेरिका की साइड में ही रहें, अमेरिका की साइड आ जाए, ठीक है। तो अमेरिका द्वारा क्या किया गया, वित्तीय सहायता दी गई और अन्य प्रकार की सारी सहायता उन्हें दी गई। फिर बर्लिन की नाकाबंदी इस चरण में की गई थी तथा इसका परिणाम यह निकला कि 1949 में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी की गई। तो बर्लिन की नाकाबंदी हुई थी पहले ही चरण में और इसका क्या निकला, नतीजा निकला नाटो का निर्माण,
जो कि 1949 में हुआ था। अब ये देख सकते हैं, ये नाटो का मैप है और ये ट्रूमैन के द्वारा, ये ट्रूमैन है जो आप कह सकते हैं भाषण दिया जा रहा है। फिर बात करें सेकंड चरण की, दूसरे चरण की। शीत युद्ध का दूसरा चरण की शुरुआत कोरियाई संकट से हुई, जिसने यूरोप के बाहरी हिस्से में शीत युद्ध का स्थान ले लिया। अब क्या हुआ, शीत युद्ध का जो दूसरा चरण है, जो सेकंड आप कह सकते हैं स्टेप शुरू हुआ, वो कोरियाई संकट से शुरू हुआ था। और यूरोप के बाहर अगर हम देखें, यूरोप को छोड़कर किसी अगर क्षेत्र में को शीत युद्ध हुआ है तो वो कहाँ हुआ है, वो ज़्यादातर देखने को मिलता है कोरिया के अंतर्गत। ठीक है, वो कोरिया के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब ये देख सकते हैं, ये कोरिया का मैप है। तो ये कोरिया को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया था। ठीक है, कोरिया को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया था। सोवियत संघ अपने परमाणु हथियारों को संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर बनाने शुरू कर दिया था। अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ, एक प्रकार से आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है कि सोवियत संघ ने अमेरिका के साथ मिलकर परमाणु बम को बनाया। परंतु अगर आप ऊपर के पॉइंट्स को पढ़ेंगे सही से तो आपको ऊपर पता चलेगा कि सोवियत संघ और अमेरिका द्वारा अपनी अपनी एजेंसी, जो खुफिया एजेंसी है, उनके द्वारा परमाणु बम बनाए जा रहे थे। फिर इस चरण में दोनों ही महाशक्तियाँ परमाणु शक्ति संपन्न बन रही थी। ठीक है, अमेरिका भी और सोवियत संघ दोनों की दोनों परमाणु शक्ति संपन्न बन रही थी। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा चरण का आरंभ 1953 में स्टालिन की मृत्यु के काल से जाना जाता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति ट्रूमैन का स्थान राष्ट्रपति आइजनहोवर ने ले लिया था। अब ट्रूमैन के बदले अब कौन आ गए थे, अब ट्रूमैन के बदले दूसरे राष्ट्रपति आ गए थे, आइजनहोवर। और 1953 में ही स्टालिन की मृत्यु भी हो गई थी। अगला पॉइंट, वार्सा पैक्ट के नाम से भी जाने। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत वार्सा पैक्ट को भी बनाया गया था। तीसरे चरण के अंतर्गत वार्सा पैक्ट बना था और दूसरे चरण के अंतर्गत नाटो को बनाया गया था। तो वार्सा पैक्ट के नाम से भी जाता है, जिसमें सोवियत संघ और रूस और उसके साथियों पर हस्ताक्षर कर जर्मनी का औपचारिक विभाजन हो गया और पूर्वी पश्चिम भागों में बांट दिया गया। अब देखिए, जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया जाना तीसरे चरण के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, जर्मनी को औपचारिक विभाजन हुआ था और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के नाम से उसे बना दिया गया। इस चरण में सोवियत संघ रूस का घरेलू विकास और विदेशी मामलों को सुधारने पर अधिक ध्यान था। अब तीसरे चरण में क्या था कि रूस के जो घरेलू वाद विवाद हैं, ठीक है, घरेलू घर का जो आप कह सकते हैं कि रूस का विकास, सामाजिक विकास हो गया वहाँ पे, और जो चीज़ों की विकास है वो सारी चीज़ों का विकास किया गया। दूसरा, विदेशी मामलों को सुधारना, रूस के बाकी देशों के साथ जो मामले थे उनको भी सुधारने के लिए तीसरे चरण में काम किया गया। 1956 में सोवियत संघ के हस्तक्षेप से हंगरी में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और शीत युद्ध आग के रूप में जल उठा। अब 1956 में सोवियत संघ द्वारा हंगरी के आप कह सकते हैं आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया और उस हस्तक्षेप के कारण क्या हुआ, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई। और तो और शीत युद्ध, कैसे शीत युद्ध अपने एक प्रकार से कह सकते हैं एक स्टेप और चला गया, आग की तरह जल उठा। इजराइल ने ब्रिटेन के साथ अपने संबंध स्थापित कर लिए और फ्रांस ने 1956 में मिस्र आया यहाँ पे, मिस्र पर आक्रमण कर दिया। फिर आता है अगला मतलब इस चरण में हुए झगड़ों की वजह से बगदाद पैक्ट 1955 सामने आया, जो बाद में सेंटियो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस चरण के अंतर्गत ही जो भी झगड़े हुए, झगड़ों की वजह से बगदाद पैक्ट नाम से एक संगठन बनाया गया। आप देख सकते हैं ये बगदाद पैक्ट का मैप जो फ्लैग है, तो 1955 में इसे बनाया गया और आगे जाके मतलब वर्तमान समय में इसको सेंटियो के नाम से जाना जाता है। आगे देखें, चौथे चरण में, इस चरण में 2 महत्वपूर्ण दिशाओं के रूप में जाना जाता है। पहली दिशा सहअस्तित्व और दूसरी दिशा क्यूबा मिसाइल संकट। जो चौथा चरण है वो 1957 से 1962 तक चलता है। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं इस चरण को 2 दिशाओं मतलब 2 मेन पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहली दिशा सह अस्तित्व की दिशा को बताया गया और दूसरा क्यूबा मिसाइल संकट को बताया गया। मैं आपको बता दूं कि क्यूबा मिसाइल संकट एक ऐसा पॉइंट था जहां पे शीत युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था। अब पूरे विश्व को लग गया था कि अब युद्ध होने से विश्व में कोई नहीं रोक सकता, अब युद्ध होके ही रहेगा। अगर आप क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम आपको शॉर्ट वीडियो में क्यूबा मिसाइल संकट की एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है, एक चरम पॉइंट था, आप कह सकते हैं पीक थी शीत युद्ध की। शीत युद्ध में
1962 में क्यूबा मिसाइल संकट सबसे खतरनाक था, जिसमें पहली बार दोनों महाशक्तियां आमने सामने लड़ाई के लिए तैयार हो गई। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति केनेडी वह सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव ने इस संकट से बाहर निकलने के लिए अपनी सहमति, आप कह सकते हैं सहमति दी, और जो संकट हुआ उसे हटा दिया गया। तो ये किस प्रकार हुआ ये हम आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे। पांचवा चरण आता है, आप देख सकते हैं ये वाली जो फोटो है ना, ये कह सकते हैं ये एक कैंप की फ़ोटो है, ठीक है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मिसाइल इसाइल ये सब देख सकते हैं। ये गाड़ी जो खड़ी हैं ये सब फौज की हैं, ठीक है। फिर पाँचवें चरण की बात करें जो कि 1962 से 1969 तक चला। 1962 में सह अस्तित्व वह प्रतियोगिता का समय था। इस चरण में परमाणु बम हथियारों में वृद्धि जारी थी और कुछ नए राष्ट्रीय पर्व आलू हथियारों की दिशा में आगे जा रहे थे। आप देखिए परमाणु, यहाँ पे सॉरी परमाणु हथियार भी आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि 1962 में सह अस्तित्व की प्रतियोगिता, अब विश्व के और जो देश थे ना वो भी परमाणु बम की राह में आ चुके थे, मतलब परमाणु बम की जो काम था उसमें आ चुके थे, दिशा में आगे बढ़ने लगे। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी परमाणु हथियार बनाने के लिए काम करने लगे और परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की राह में चल पड़े। 1963 में अब देखिए, अब इतने सारे देश हो गए, सबके पास परमाणु बम है, तो अगर भविष्य में सोवियत संघ और अमेरिका भी युद्ध नहीं करते और चीन ब्रिटेन भी युद्ध कर लेते तो परमाणु बम का प्रयोग हो जाता है। इस चीज़ को देखते हुए कि हर देश के पास परमाणु हथियार ना हो, एक आप कह सकते हैं टेस्ट बैन ट्रीटी लाई गई है, मतलब कि आप कह सकते हैं एक नियम लाया गया जिसके अंतर्गत जिस देश ने इस नियम से पहले हथियार बना लिए वो बना लिया, अब इसके बाद कोई भी हथियार नहीं बनाएगा। तो पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आई, जिसमें वातावरण में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब कि अब खुलेआम या फिर कोई भी देश परमाणु बम का टेस्ट नहीं करेगा। परमाणु बम के जो टेस्टिंग थी उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया। परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि लाई गई जो परमाणु हथियारों में वृद्धि में कमी लाने के लिए लाई गई थी। अब परमाणु हथियार कई देशों ने बना लिए, तो अब ये जो हथियार हैं इतनी बड़ी संख्या में, इनको किस प्रकार कम करा जाए, ठीक है। इसके लिए 1968 में परमाणु अप्रसार संधि लाई गई जिससे कि परमाणु बम की जो संख्या है उसको कम किया जा सके। अब एक बात और जानने की है कि ये जब पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आई थी कि परमाणु बम का कोई भी टेस्टिंग नहीं होगी, तो मेन चीज़ ये था कि पूरे विश्व में ये समझौता रखा गया कि विश्व के सभी देश इस पर सिग्नेचर करेंगे और इस चीज़ को मानेंगे, परंतु भारत ने सिग्नेचर नहीं किए क्योंकि भारत भी एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनना चाहता था। तो सिग्नेचर नहीं हुए, कुछ समय बाद ही भारत ने परमाणु जो आप कह सकते हैं परमाणु टेस्ट किया और भारत भी वर्तमान में एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, ठीक है। तो हमारे पास भी एक परमाणु शक्ति है। तो अगर हम उस समय उस पर हस्ताक्षर कर देते, कहने की बात है कि अगर कर दिया होता तो शायद वर्तमान में हमारे पास परमाणु शक्ति नहीं होती और हम कमज़ोर होते, परंतु वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। छठा चरण बात करें 1969 से 78 के बीच में, तो इस चरण को चुनाव की समाप्ति के रूप में जाना जाता है, जहां संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ ने सह अस्तित्व की शुरुआत की थी। अब सोवियत संघ और जो संयुक्त राष्ट्र आप कह सकते हैं इनके जो संबंध है वो थोड़े थोड़े ठीक होने लगे थे। 1969 में चीन में सोवियत संघ में एक छोटी सी सीमा के हिस्से को लेकर लड़ाई हुई। अब क्या हुआ, सोवियत संघ के पास एक छोटी सी सीमा थी जिससे जो चीन को चाहिए थी एक प्रकार से, ठीक है। इनके बीच में क्या हुआ, एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर हुई लड़ाई हुई और अब चीन और सोवियत संघ सेपरेट हो गए थे। इस चरण के दौरान भारत व पाकिस्तान का युद्ध 1971, 1975 में हुआ और इथोपिया और 1978 में इथोपिया का युद्ध 1978 में और अंगल का युद्ध हुआ था। इस चरण में काफ़ी युद्ध हुए। इस चरण के दौरान अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए दोनों महाशक्तियों के बीच स्थानीय मतभेद रहे। अब जो उनकी राजनीतिक लक्ष्य थे, मतलब आप कह सकते हैं कोई पॉलिटिकल जो लक्ष्य रखे गए थे उनको पूरा करने के लिए दोनों देशों के बीच में भी मतभेद वर्तमान में भी थे। अब बात करें सातवें मतलब आखिरी चरण की, आप देख सकते हैं ये फोटोज़, ये वाली जो फोटो है ये टेस्ट बैन ट्रीटी में जब सिग्नेचर किए जा रहे थे तब की है। ये वाली फ़ोटो युद्ध के दौरान की है, जब भारत में 1971 और 75 के जब युद्ध हुए उसके दौरान की फ़ोटो है। और अब बात करें सातवें चरण की, शीत युद्ध की शुरुआत 1969 में सोवियत संघ के अधिग्रहण अफगानिस्तान से हुई थी। शीत युद्ध का जो अंत हुआ ना
यहाँ पे शुरुआत नहीं, यहाँ पे अंत आएगा। शीत युद्ध का जो अंत शुरू हुआ वो 1979 में शीत युद्ध का अधिग्रहण अफगानिस्तान से हुआ। मतलब जब शीत युद्ध ने अफगानिस्तान के ऊपर अधिग्रहण करने की कोशिश करी तभी से जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर 1979 पर अधिग्रहण कब्जा करने की कोशिश करी तभी से शीत युद्ध की समाप्ति आरंभ हो चुकी थी। यह काल तनाव की समाप्ति के युग के रूप में जाना जाता है। अब जो तनाव था पूरे विश्व पर वो समाप्त होने जा रहा था। इस चरण के दौरान शीत युद्ध में बड़े बड़े शस्त्रों की दौड़ लगी थी, अंतरिक्ष तक पहुंच गए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति भी अपने स्टाफ को और कार्यक्रम को नाम दिया अब हर देश अंतरिक्ष, मतलब आप कह सकते हैं अमेरिका भी अंतरिक्ष तक पहुंच चुका था इस समय के दौरान, ठीक है। यूएसएसआर सोवियत संघ भी आगे तक पहुंच चुके थे, हथियार अच्छे से अच्छे बनाए जा चुके थे। फिर संयुक्त राष्ट्र ने नए राष्ट्रपति रीगन ने नाभिकीय हथियारों के कार्यवाही से हटा दिया और लीबिया सन 1986 में हस्तक्षेप किया। 1983 में सोवियत संघ ने कोरिया के नागरिक उड़ान पर आक्रमण कर, लेकिन इतिहास में एक मोड़ आया। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में रशिया के राष्ट्रपति बने। अब देखिए कि 1983 में सोवियत संघ ने कोरिया के जो नागरिक थे उड़ान उन पर आक्रमण कर दिया, परंतु अब रूस के राष्ट्रपति 1985 में चेंज हुए और मिखाइल गोर्बाचेव आए। मिखाइल गोर्बाचेव आखिरी राष्ट्रपति थे, आप कह सकते हैं, रूस के सोवियत संघ के अंतर्गत। उसके बाद ही सोवियत संघ का पूरी तरह विघटन हो गया और रूस एक अलग देश बन गया। मिखाइल गोर्बाचेव अपनी नीतियों से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व सोवियत संघ के रिश्तों में सुधार लाना चाहते थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे कि अमेरिका और सोवियत संघ के जो रिश्ते हैं वो ठीक हो जाएं, इसीलिए उन्होंने कुछ नीतियां लाई। उनकी नीतियां थी पेरेस्ट्रोइका मतलब पुनर्निर्माण, ग्लासनोस्ट मतलब खुलापन, और इससे कुछ बदलाव लाए गए और तनाव समाप्त के लिए काम किया गया। परंतु ये जो नीतियां थी ना, ये उल्टी पड़ गई। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ पर ये नीतियां उल्टी पड़ गई और सोवियत संघ का विघटन हो गया। आप देख सकते हैं ये सोवियत संघ का मैप है, ठीक है। ये कंप्लीट जो है ये सोवियत संघ के देश थे, परंतु जब टूटने के बाद ये सारे देश बन गए, मॉस्को, कजान, ठीक है, ये देश बने। अब बात करें शीत युद्ध के अंत की। शीत युद्ध का अंत 1991 में सोवियत संघ का पतन कई कारणों से हुआ, जिसमें शीत युद्ध के अंत को चिन्हित किया गया क्योंकि एक महाशक्ति कमजोर हो गई थी, ठीक है। तो शीत युद्ध का जो अंत था ना वो सोवियत संघ के खत्म होते ही हो गया था। अब इसको किस प्रकार हुआ? सोवियत संघ के पतन के कारण क्या थे? पहला था सैन्य कारण। अंतरिक्ष की दौड़ में, हथियारों की दौड़ में और सैन्य जरूरत के लिए सोवियत संघ के संसाधन काफ़ी हिस्सा खत्म हो चुका था। तो सोवियत संघ क्या करता था कि सोवियत संघ ने बाहर से चीज़ों को मंगाना बंद कर दिया। उन्होंने सुई से लेकर हवाई जहाज सब कुछ अपने देश में ही डेवलप किया। तो उन्होंने अपने जो संसाधन थे वो अधिक मात्रा में यूज कर लिए थे। अब जनता को तो चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो पा रही थी, उन्हें तेल चाहिए, उन्हें कोई और चीज़ चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल पा रही थी। तो जनता ने क्या करा, एक प्रकार से जनता ने क्या करा, विरोध करा इस चीज़ का और सोवियत संघ टूट गया। फिर आता है मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ। मनस्पन सोवियत संघ अर्थव्यवस्था की शुरू करने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका की नीतियाँ लाए थे। ग्लासनोस्ट राजनीतिक परिदृश्य के उदारीकरण के लिए अपेक्षित था। पेरेस्ट्रोइका का इरादा सरकार द्वारा संचालित उद्योगों के स्थान पर अर्धमुक्त बाजार नीतियाँ पेश करना था। तो ये जो नीतियाँ लाई गई थी, ये लाई गई थी ताकि अमेरिका और सोवियत संघ के जो रिश्ते हैं अच्छे हो सके और समाज में जो चीज़ें गलत हो रही हैं या फिर सामाजिक जो लोग हैं उनको चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पा रही, उनको वो चीज़ें मिल सके, ठीक है। तो इसके लिए ये नीतियाँ लाई गई थी, परंतु ये नीतियाँ ठीक से काम ही नहीं कर पाई। इसमें विभिन्न मंत्रालयों से अधिक स्वतंत्र कार्य की अनुमति दी गई, कई बाजारों जैसे सुधार शुरू हुए। इन कदमों में साम्यवादी विचारधारा का नवजागरण और चिंगारी फैलाने के बजाय पूरा सोवियत तंत्र की आलोचना के द्वार खोल दिए गए। अब क्या हुआ, ये नीतियाँ लाई गई थी अच्छे के लिए, परंतु इन नीतियों ने दरवाजे खोल दिए थे सोवियत संघ के विरोध करने के, ठीक है। मतलब सोवियत संघ के खिलाफ विरोध करने के दरवाजे खोल दिए थे। तो क्या हुआ, लोग ने विरोध किया और सोवियत संघ टूट गया। फिर अब बात करें अफगानिस्तान युद्ध की। एक मेन पॉइंट है सोवियत अफगान 1979 से 89 सोवियत संघ के टूटने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि
इसने सोवियत संघ के आर्थिक और अन्य संसाधनों को समाप्त कर दिया था। अब सोवियत संघ ने आक्रमण किया किस पे, अफगानिस्तान पे आक्रमण किया, उसके ऊपर, ठीक है, उस पर कब्जा करने की कोशिश करी। तो जो सोवियत संघ के पास जो भी धन था या फिर जो भी संसाधन थे वो उसने उसमें यूज़ कर लिए थे और वो भी ख़त्म हो गए थे। अब मेन पॉइंट आता है शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में बात करें। शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को उतना ही प्रभावित किया जितना कि दोनों विश्व युद्धों ने किया था। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रभाव पड़े। शीत युद्ध के दौरान सैनिक गठबंधन, नाटो, वार्सा पैक्ट खुलेआम हस्तक्षेप की नीति को अपना रहे थे। अब देखिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जितनी हानि उन युद्धों ने पहुंचाई उतनी ही हानि शीत युद्ध ने भी पहुंचाई। इसी शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 ऐसे संगठन बनाए गए जो कि सैन्य संगठन थे, ठीक है, जो कि खुलेआम एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते थे। तो क्या हुआ, हमेशा खतरा मंडराता रहता था लोगों के सर पर। शीत युद्ध ने दोनों महाशक्तियों की अर्थव्यवस्था को बड़े स्तर पर प्रभाव डाला। विकास के हथियारों की होड़ में लग गए और अपने हथियारों को बेहतर बनाने लगे। अब जो दोनों महाशक्तियां थी वो अपने सामाजिक आर्थिक विकास को पूरी तरह से छोड़कर किस राह में लग गई, अधिक से अधिक हथियार बनाने में, ताकि एक दूसरे से और ज़्यादा ऊपर जा सकें। तो क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के क्या प्रभाव पड़े, जैसे शीत युद्ध ने यूनाइटेड नेशन को बनाया जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा व विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। यूनाइटेड नेशंस UN का निर्माण किया गया। शीत युद्ध के अंत में विश्व में 2 ध्रुवीयता को समाप्त कर दिया और विश्व में केवल एक महाशक्ति बच गई। शीत युद्ध जब खत्म हुआ तो विश्व जो 2 ध्रुव में बट गया था उसको एक ध्रुवीय कर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाशक्ति जो कि अमेरिका है वही बची थी। शीत युद्ध के अंत के साथ ही NAM की प्रासंगिकता का प्रश्न उठाया जाने लगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक महाशक्ति के आने से तीसरी दुनिया के देश ज़्यादा असुरक्षित हो गए क्योंकि महाशक्तियों के पास बहुत सारे हथियार थे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष जो संगठन था उसकी प्रासंगिकता को लेकर आप कह सकते हैं प्रश्न उठने लगे। लोग पूछने लगे क्या वर्तमान में शीत युद्ध के बाद, मतलब शीत युद्ध के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक ही महाशक्ति बची। तो इस चीज़ के जो प्रश्न है ये उठाए जाने लगे। सोवियत संघ के विघटन के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का वर्चस्व प्रदर्शित हो गया और अमेरिका विश्व के किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि अमेरिका के पास काफ़ी सारी पावर है, वो किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम का जन्म, जिसने व्यापार विकास की नई शर्तें थी, शीत युद्ध के पश्चात एक विकासशील देश के समर्थन करेगा। अब क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका निर्माण शीत युद्ध के अंतर्गत ही हुआ था वो भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ और अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसमें, विकासशील देशों का समर्थन करेगी। शीत युद्ध के अंत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की जो प्रभाव की वृद्धि है वो बढ़ गई। पहले विश्व का 2 महाशक्तियाँ थी, मतलब किसी भी अगर पॉइंट पर बात करी जाती थी तो 2 महाशक्तियों की पावर थी, परंतु वर्तमान में केवल एक की ही पावर है वहाँ पे, ठीक है, तो उसका दबाव ज़्यादा है। फिर पूर्व महाशक्ति के 15 स्वतंत्र देशों द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। तो जब सोवियत संघ टूटा तो 15 नए देश का निर्माण हुआ था। आप देख सकते हैं वो 15 नए देश ये हैं: आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लताविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। ये उनकी लिस्ट है। तो ये वो देश हैं जो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद बने थे। ये उनका मैप है, ठीक है। तो ये वो देश हैं। तो ये था आपका यूनिट 1 का चैप्टर 1। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। अगर आपको हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आगे की जो पॉइंट्स हैं, वीडियोस हैं, उनको इसी तरह से प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।